the topic of the week, detailed analysis of elections in जम्मू एंड कश्मीर। इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिस्कस करूंगा कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इलेक्शंस कैसे कंडक्ट होंगे, किस तरीके से होंगे, असेंबली सीट्स कितनी थी, पहले कितनी थी, अब कितनी है, उसकी हिस्ट्री क्या है, वो सारे के सारे अपन डिस्कस करने वाले हैं। और क्वेश्चंस कैसे आएंगे मैं आपको ये भी बताऊंगा। ठीक है, तो पहले हम सबसे पहले देखेंगे जो हिस्ट्री है जम्मू एंड कश्मीर की, थोड़ा हमें उससे पता लगाना चाहिए क्योंकि तभी हमें आगे समझ में आएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो बन सकता है कि कौन सी डायनेस्टी का रूल कश्मीर में। देखो, अगर मैं बात करूं किसके, जम्मू एंड कश्मीर की, तो आपको जो ऊपर वाला जो एरिया देखने को मिलता है इस तरीके से, ठीक है, ये इस तरीके से आपको एरिया देखना, तो ये पूरा का पूरा क्या है, जम्मू एंड कश्मीर। इसका कुछ पार्ट हमारे पास में नहीं है, कुछ पार्ट चाइना के पास में, कुछ पार्ट पाकिस्तान के पास में है, तो कि थोड़ा टाइम बाद हम वापस ले लेंगे, वो अलग बात है। लेकिन अगर हम बात करूं तो यहाँ पर पहले अगर हम बात करें, जब जम्मू एंड कश्मीर नहीं था, जम्मू अलग एक प्रिंसली स्टेट था और कश्मीर एक अलग क्या था, स्टेट था, तब की बात कर रहा हूं। तो यहाँ पर इस तरीके से जम्मू हुआ करता था और कश्मीर वैली वाला हिस्सा कुछ इस तरीके से हुआ करता था, मतलब जम्मू अलग था, कश्मीर अलग था, बस इतना याद रखना आप। ठीक है, तो अभी मैं केवल कश्मीर वाले मतलब इस वाले रीजन के आसपास की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जम्मू की बात नहीं कर रहा, केवल हम किसकी बात कर रहे हैं, कश्मीर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं जो कश्मीर के अंदर जो मोनार्की सिस्टम है, मतलब पहली बार राजशाही जो स्टार्ट की थी वो किसने की थी, कारकोता डायनेस्टी ने स्टैब्लिश किया था। सो कारकोता डायनेस्टी ने स्टैब्लिश किया था। फिर उसके बाद में उत्पला डायनेस्टी, फिर लोहार डायनेस्टी, और सबसे पहला जो कश्मीर के अंदर मुस्लिम रूलर बने थे वो कौन थे, शाह मीर था। कौन था, शाह मीर, जिसने 1339 एडी के अंदर कश्मीर को इन्वेड किया और वहां पर से जो हिंदू रूलर था, जो रूल था, उसको खत्म किया और क्या किया, फर्स्ट मुस्लिम रूलर बना किसका, कश्मीर का यहाँ पे। ठीक है, अगेन मैं बोल दूं जम्मू अलग है और कश्मीर अलग है। ठीक है, आगे बात करते हैं। उसके बाद में चाक डायनेस्टी स्टैब्लिश हुई और उसके बाद में जो लास्ट इंडिपेंडेंट रूलर था वो कौन था, यूसुफ शाह चाक था, और इसको मुगल एम्परर अकबर ने हरा दिया और किसके अंदर ले लिया, कश्मीर को। आप देखेंगे किसके अंदर आ गया कश्मीर, ये मुगल एम्पायर के अंदर आ गया। फिर यहाँ पर अहमद शाह अब्दाली ने कश्मीर को इन्वेड किया और फिर बाद में 1752 के अंदर उसको अपने कंट्रोल में ले लिया। दुर्रानी यहाँ पे एम्पायर क्या किया, स्टैब्लिश किया। उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर सिख एम्पायर आया। यहाँ पर कौन आया, सिख एम्पायर। 1890 के अंदर यहाँ पर सिख महाराजा जो यहाँ पर रंजीत सिंह थे, उन्होंने मुस्लिम रूल चल रहा था, इसको क्या किया, एंड किया यहाँ पर, और सिख एम्पायर यहाँ पर आ गया था। अब नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे। अब होता क्या है, यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर आ चुकी है। कौन आ चुकी है पिक्चर के अंदर, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब यहाँ पर होता है, यहाँ पर फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर होता है कब, 1846 के अंदर। क्या होता है, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर होता है कहां पर, 1846 के अंदर। और यहां पर आप देखेंगे सिख एम्पायर हार जाता है और यहां पर जो कश्मीर है किसके कंट्रोल में आ गया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर आ गया। ठीक है, अब देखो मैं यहां पे बात कर रहा हूं किसकी, जम्मू अलग है, मैंने कश्मीर में बोला था, तो जम्मू जो रीजन था वो कुछ इस तरीके से था और कश्मीर वाला हम देखेंगे तो कुछ इस तरीके से रीजन हुआ करता था पहले। ठीक है, तो अभी जम्मू जो है वो किसी और के कंट्रोल में था। किसके कंट्रोल में था, महाराजा गुलाब सिंह डोगरा डायनेस्टी से थे, जामवाल राजपूत, इनके कंट्रोल में था कब, 1846 के अंदर। तो यहां पर ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से क्या करते हैं, डील करते हैं और कहते हैं कि हमको क्या करो, जो कश्मीर वाला इलाका है आपने जो जीता है सिख एम्पायर से लड़के फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर के बाद में, हमको क्या कर दो, दे दो, बेच दो। तो यहां पर ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन होती है किसके साथ में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में, कब, 1846 के अंदर। और जो गुलाब सिंह है वो 75 लाख रुपए देते हैं, पे करते हैं किसको, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, और वो क्या दे देते हैं, कश्मीर को किसको देते हैं, महाराजा गुलाब सिंह को। और पहली बार यहां पर जम्मू एंड कश्मीर एज ए सिंगल एंटिटी आपको देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन कोई बड़ी बात नहीं, आपसे पूछ सकता है कि किस डायनेस्टी का कश्मीर में रूल था, आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि ट्रीटी ऑफ अमृतसर कब साइन हुई थी, आपसे ये पूछ सकता है कि कितने लाख में खरीदा था। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं तो फिर आप कहेंगे इररिलेवेंट क्वेश्चन, जबकि ऐसा नहीं, क्वेश्चन बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर आपको सिंगल एंटिटी कब देखने को मिलेगा, 1846 में आपको यहाँ पर एक स्टेट, प्रिंसली स्टेट देखने को यहाँ पर मिलेगा। अब होता क्या है, यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर में जो ये बाउंड्रीज देख रहे हैं आपको रेड कलर की, ये क्या है, ट्रेडिशनल बाउंड्री है किसकी, जम्मू एंड कश्मीर प्रिंसली स्टेट की। जो आप ये बाउंड्री देख रहे हैं इसको बढ़ाने में जोरावर सिंह जो जनरल थे, कहाँ के, महाराजा गुलाब सिंह क्या थे, जनरल थे, डोगरा डायनेस्टी के क्या थे, जनरल थे, उन्होंने इसको एक्सपेंड किया था। ये जो यहाँ पे गिलगित बाल्टिस्तान वाला इलाका है ये उन्होंने जीता था, यगिस्तान वाला इलाका है ये सब उन्होंने कहीं जीता था। और आप जो ये दिख रहे हैं बिल्कुल एकदम रेड कलर की बाउंड्री, ये ट्रेडिशनल बाउंड्री थी किसकी, प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जो आपको दिख रही है ना, ये क्या है, ट्रेडिशनल बाउंड्रीज ऑफ
प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, ये ट्रेडिशनल बाउंड्री थी। अब देखो थोड़ा सा मैं यहीं पे ब्रीफ कर देता हूं, लेकिन आज हम बात करेंगे, जो हम बात करते हैं इंटरनेशनल बाउंड्री की, तो इंडिया की जो इंटरनेशनल बाउंड्री हम ये क्लेम करते हैं कि ये हमारी है। ठीक है, ये क्या है, हमारी है। और अब यहाँ पर देखेंगे जो ग्रीन वाला हिस्सा है ये हमारे पास में नहीं है, पीओके है, इसको बोलते हैं पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। पाकिस्तान ने इलीगल तरीके से 1947 के अंदर आप देखेंगे इसको कब्जा रखा है, तब से कब्जा रखा है। ठीक है, और अगर यहाँ पर देखेंगे अक्साई चीन है, ये 1962 के अंदर इंडो चाइना वॉर के अंदर, इंडो चाइना वॉर में चाइना ने इसको कब्जा रखा है। ठीक है ना, चाइना ने क्या कर रखा है, इसको कब्जा रखा है। और सिचुएशन को वर्स बनाने के लिए जो ये एरिया दिख रहा है आपको, सक्षम वैली, इसको ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट भी बोलते हैं, उसी टाइम पर क्या किया, पाकिस्तान ने गिफ्ट कर दिया, किसको दे दिया, यहाँ पे चाइना को ये संभाला दिया। तो मतलब वो भी बहुत दिक्कत हो गई हमारे साथ में। और ये बीच में आपको यहाँ पे रेड कलर का जो यहाँ पे ट्राइंगल दिख रहा है, इसको बोलते हैं क्या, सियाचिन ग्लेशियर। क्या बोलते हैं इसको, सियाचिन ग्लेशियर। 1984 के अंदर इसको हमने अपने कंट्रोल में ले लिया था। एक्चुअल में क्या था, ना तो पाकिस्तान की आर्मी यहाँ जाती थी ना हमारी आर्मी जाती थी, क्योंकि वहाँ पे बहुत हाई एल्टीट्यूड पे है, यहाँ पर ह्यूमन के सर्वाइव करने की कंडीशन क्या है, बहुत ही कम है। ठीक है, तो तब से हमने क्या कर रखा है, इसको अपने कंट्रोल में ले रखा है। और इसके लिए एक ऑपरेशन भी चलाया था हमने, ऑपरेशन मेघदूत। देखो लिखते हुए चलना सब कुछ, क्या चलाया था हमने इसको कंट्रोल में लेने के लिए, ऑपरेशन मेघदूत चलाया था। क्या चलाया था, ऑपरेशन मेघदूत। कब, 1984 में। तो कोई बड़ी बात नहीं, आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि भैया ऑपरेशन मेघदूत कहते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि सियाचिन ग्लेशियर को अपने कंट्रोल में लेने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर क्या चलाया था, पूरा ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन मेघदूत। कब, 1984 के अंदर, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए कोई बात, आगे चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर से किसके पास में आ चुका है, डोगरा डायनेस्टी के पास में आ चुका है। कब, 1846 तक। और ये 1947 तक अंटिल द इंडिपेंडेंस किसके पास में रहा था, डोगरा डायनेस्टी के पास में। जो आप देखेंगे हरि सिंह थे, वो जामवाल राजपूत थे डोगरा डायनेस्टी के। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंडिपेंडेंस के टाइम पर जो जम्मू एंड कश्मीर था किसके कंट्रोल में था, किस डायनेस्टी कंट्रोल में था, तो आप बोलेंगे डोगरा डायनेस्टी कंट्रोल में था। ठीक है, कौन थे, हरि सिंह थे। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है, 1947 में क्या होता है, पार्टीशन हो जाता है। आपने सुना होगा धर्म के नाम पर दो जो कंट्री है बनाए जाते हैं। तभी हमको क्या होता है, 15 अगस्त 1947 को एक बहुत अच्छा काम होता है, इंडिया को क्या मिलती है, इंडिपेंडेंस। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान को भी क्या मिलती है, इंडिपेंडेंस। कब, हमसे एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को। और वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान बन जाते हैं। देखिए अब होता क्या है उस टाइम, अगर आप देखेंगे 15 अगस्त 1947 तक जो इंडिया है उसमें, 15 अगस्त 1947 तक इंडिया के अंदर 565 प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे। उनमें से 562 प्रिंसली स्टेट जो हैं वो इंडिया को ज्वाइन कर लेते हैं। जो 3 प्रिंसली स्टेट है वो ज्वाइन नहीं करते। एक का नाम आपने सुना होगा हैदराबाद, दूसरा आपने सुना होगा जूनागढ़, और तीसरा आपने सुना होगा जम्मू एंड कश्मीर। ये 15 अगस्त 1947 तक की बात है। अब इसके बाद क्या होता है, हैदराबाद का जो निजाम है वो कहता है पाकिस्तान में लूंगा, तो हम वहां पर पुलिस एक्शन करते हैं और हैदराबाद को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। दूसरा जूनागढ़ का जो वहाँ पे निजाम होता है वो कहते हैं कि देखो हम कहाँ मिलेंगे साहब, हम मिलेंगे पाकिस्तान में, तो हम वहां पर क्या प्लेबिसाइड करवाते हैं, और पूरा का पूरी जो जनता है वो कहती है कि हम हिंदुस्तान में लेंगे, अपने कंट्रोल में उसको ले लेते हैं प्लेबिसाइड करवा के। अब तीसरा है हमारे पास में जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के जो राजा होते हैं उस टाइम कौन होते हैं, हरि सिंह। अब इनको पता नहीं करना क्या है। ठीक है, ये कहते हैं कि देखो अभी हम कुछ डिसाइड नहीं किया, एक काम करते हैं, हम स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट कर लेते हैं। क्या कर सकते हैं, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। अभी हम इंडिपेंडेंट ही रहेंगे, हमें मतलब नहीं है कि हम किस में मिले, ना तो इंडिया में मिलेंगे ना पाकिस्तान में। एक काम करते हैं, जैसी सिचुएशन है वैसी रखते हैं, अभी हम इंडिपेंडेंट है तो एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट क्या करते हैं, साइन करते हैं। तो 12 अगस्त 1947 को जो प्राइम मिनिस्टर है जम्मू एंड कश्मीर, ये क्या करते हैं, एक लेटर भेजते हैं किसको, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, और एक लेटर भेजते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। तो पाकिस्तान एग्री कर लेता है कि ठीक है स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आराम से रहिए। ठीक है, लेकिन जो हम हैं यहाँ पर, तब इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इनसे कहती है कि नहीं ऐसा नहीं है, एक काम करो अपने प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव भेजो दिल्ली, हम बातचीत करेंगे। और हम एडवाइस करते हैं कि आप क्या करो, प्लेबिसाइड करवाओ, आप जो कश्मीरी पीपल है उनसे पूछो कि वो कहाँ मिलना चाहते हैं। ठीक है, अब देखो आप सोचिए हम इतने कॉन्फिडेंस में कैसे बोल रहे हैं। ठीक है, आपको लगेगा कि सर इतने कॉन्फिडेंस में कैसे बोल रहे थे, तो कॉन्फिडेंस से बोलने का रीजन ये था हमारा, क्योंकि जो शेख अब्दुल्ला थे, कौन थे,
जो शेख अब्दुल्ला थे वो काफ़ी करीबी थे किसके, चाचा नेहरू के, ठीक है, वल्लभ भाई पटेल के, क्योंकि इन्होंने नेशनल मूवमेंट को जम्मू एंड कश्मीर में कौन लीड कर रहे थे, शेख अब्दुल्ला ही यहाँ पे लीड कर रहे थे। अब टेक्निकली ये बात किसको पता थी, पाकिस्तान को पता थी। अब यहाँ पर ये बात जब पाकिस्तान को पता है कि प्लेबिसाइड होगा तो जम्मू एंड कश्मीर की आवाम किसको बोलेगी कि कहाँ मिलना है, जहाँ पर शेख अब्दुल्ला कहेंगे, तो डेफिनेटली यहाँ पर कहता कुछ ना कुछ उनको लगा कि यही नहीं नहीं ये तो बहुत गलत हो जाएगा, तो पाकिस्तान जो है वहाँ पर वो कहते हैं कि नहीं, अब हम क्या करेंगे, इसको इन्वेड करेंगे। तो पाकिस्तान के जो पश्तून रेडर्स हैं वो क्या करते हैं, कश्मीर को इन्वेड करते हैं, जम्मू एंड कश्मीर को इन्वेड करते हैं। कब, 22 अक्टूबर 1947 को। हरी सिंह हमसे हेल्प मांगते हैं कि हमारी हेल्प कीजिए, ठीक है, तो हम कहते हैं भाई इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन कर दो और आपकी हेल्प करने के लिए तैयार है। तो यहां पर क्या होता है, 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरी सिंह श्रीनगर से कहां आते हैं, जम्मू आते हैं और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर क्या कर देते हैं, साइन कर देते हैं। क्या कर देते हैं, साइन। और इंडिया के अंदर क्या होता है, जम्मू एंड कश्मीर ऑफिशियली क्या होता है, मर्ज हो जाता है। बट लेकिन किंतु परंतु जो हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट थे उस टाइम पर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जो है वहाँ पर पता नहीं क्या आइडिया आता है, कुछ आता है, ये सोचते हैं कि उस टाइम पर इस मुद्दे को हम क्या करते हैं, यूएन में ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं, यूएन में ले जाते हैं। तब तक आप देखेंगे सिचुएशन ये हो चुकी थी कि पाकिस्तान यहाँ पर पूरा का पूरा एक पूरे एरिया पे कंट्रोल कर चुका था, ठीक है, कितने पे, 1/3 जो जम्मू एंड कश्मीर उस पर कंट्रोल कर चुका था। अब ये यहाँ पे मुद्दा कहाँ चल जाता है, यहाँ पर यूएन। तो यूएन में कब जाता है, 1 जनवरी 1948 को। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंडिया जो ये मुद्दा है कहाँ पे लेके गया, यूएन में कब लेके गया, 1 जनवरी 1948 को। तो यहाँ पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है वो क्या सेटअप करती है, यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान, यूएनसीआईपी को सेटअप किया जाता है और रेजोल्यूशन 47 का कहता पास किया जाता है, ठीक है, कब, 21 अप्रैल 1948 को। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने जो रेजोल्यूशन 47 है कब पास किया था, आप बोलेंगे 21 अप्रैल 1948 के। लेकिन खास बात क्या है, ये जो होता है क्या था, बिल्कुल नॉन बाइंडिंग होता है। क्या होता है यहाँ पर, ये नॉन बाइंडिंग होता है, मतलब मानना कोई जरूरी नहीं है। अब इसमें यह बोला जाता है कि देखो बिल्कुल सही बात है, पाकिस्तान क्या है, अग्रेसर स्टेट है, ये यूएन ने मान लिया। दूसरा, पाकिस्तान हैज टू वेकेट ऑल ऑक्यूपाइड टेरिटरी इन द स्टेट एंड हैंड ओवर द वेकेटेड टेरिटरी टू इंडिया। मतलब पाकिस्तान को जो भी टेरिटरी उसने ऑक्यूपाई किया है ना, हैंड ओवर करनी पड़ेगी कहां पर, इंडिया को हैंड ओवर करनी पड़ेगी। और इंडिया अपने उतने ही ट्रूप्स कहां रखेगा, जम्मू एंड कश्मीर में, जितने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए चाहिए। बाकी सब ट्रूप्स को बुला लेगा और वहां पर क्या करवाएगा, प्लेबिसाइड कंडक्ट करवाएगा। लेकिन क्या आज तक प्लेबिसाइड हुआ, तो आंसर है इसका नहीं। कैसे होगा, पूरी जम्मू एंड कश्मीर में जो 22 अक्टूबर 1947 से पहले की सिचुएशन थी, जम्मू एंड कश्मीर में कौन कौन आता था, गिलगित आता था, बाल्टिस्तान आता था, मैं बताया था आपको, ठीक है, जम्मू आता था, कश्मीर वैली आता था, लद्दाख आता था, ये सारे के सारे जब वापस आ जाएंगे तो हम क्या करेंगे, प्लेबिसाइड। तो हमारे पास तो है नहीं, क्योंकि पाकिस्तान ने जो है आज तक खाली नहीं किया। बोला तो है कि खाली कर देंगे, लेकिन अभी तक खाली किया नहीं है, करवाना पड़ेगा उनसे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो ये यूएन का क्या कहता है, रेजोल्यूशन आ गया था। अब अगर देखिए आपसे मेजर क्वेश्चन यही पूछ सकता है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कब कब वॉर हुई, मेजर वॉर, तो आप बोलेंगे 1947 में, बिल्कुल बताया था मैंने आपको, वॉर हुई। 65 में वॉर हुई थी, 71 में वॉर हुई थी और 1998 के अंदर कारगिल वॉर भी हुई थी। तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में कितनी वॉर हो चुकी है, तो बोलेंगे 4 वॉर हो चुकी है, ठीक है, कितने, 4 वॉर हो चुकी है, 1947, 65, 71 और 1998। कोई बड़ी बात नहीं, क्वेश्चन बन सकता है। अब शेख अब्दुल्ला की बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस न्यूज में आ रही है, आपने सुना होगा जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में, जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के बारे में, पीडीपी के बारे में, जम्मू एंड कश्मीर पीडीपी, ठीक है, वो सब अपन डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लीजिए। अब यहां पर हम बात करते हैं शेख अब्दुल्ला की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में। इन्होंने सबसे पहले जो जम्मू एंड कश्मीर की फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी थी कौन सी, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, उसको एस्टैब्लिश किया था कब, 1925 में। फिर बाद में 38 के अंदर यहां पर एक सेकुलर हो गए थे और इसका नाम क्या कहते था, नेशनल कॉन्फ्रेंस। जम्मू एंड कश्मीर आप देखेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो कि कहते हैं एक सेकुलर ऑर्गेनाइजेशन था। फिर आप देखेंगे इनके जो बच्चे हैं शेख अब्दुल्ला के बच्चे, ठीक है, कौन थे, आप देखेंगे फारूक है, मतलब फारूक अब्दुल्ला, और उनके बच्चे कौन है, उमार अब्दुल्ला, जो आप देखते होंगे राहुल गांधी जी के साथ में डेफिनेटली उनको, ठीक है। ये तो कौन सी पार्टी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस। एक और पार्टी जो है वह, अब हाँ, इसका जो सिंबल है, ठीक है, क्या है, प्लॉग, मतलब आप देखेंगे हल, क्या है इसका सिंबल, प्लॉग, क्या है, हल है, ठीक है। आप देखेंगे इसका इस तरीके से कुछ सिंबल है, हल है, इस तरीके से, ठीक है, खेत में जो हल चलाते हैं वो इसका सिंबल है, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं, जो जम्मू एंड कश्मीर, लिख लीजिएगा, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, JNK PDP, ठीक है, इसको 1999 के अंदर, 1999 के अंदर मुफ्ती मोहम्मद सैयद, किसने, मुफ्ती मोहम्मद
सैयद ने एस्टैब्लिश किया था। ठीक है, अगर इसका सिंबल आप देखेंगे तो इसका सिंबल अगर है, क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ठीक है, इंक पॉट एंड पेन इसका क्या है, सिंबल है। ठीक है, अभी मैं बात करूं इसके जो करंट लीडर है, किसके, JNK PDP के, तो आपको कौन देखने को मिलेगा, महबूबा मुफ्ती ही क्या है इसके करंट लीडर है। ठीक है, स्टैब्लिश किसने की थी, मुफ्ती मोहम्मद सैयद ने, कब, 1999 के अंदर। और सिंबल क्या है, इंक पॉट एंड आप देखेंगे पेन, और इसका क्या करेंगे, प्लग। ठीक है, हल इसका क्या सिंबल है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब होता क्या है यहाँ पे, 5 मार्च 1948 को महाराजा हनी सिंह अनाउंस करते हैं फॉर्मेशन ऑफ एन इंटर्म पॉपुलर गवर्नमेंट विद शेख अब्दुल्ला एज द प्राइम मिनिस्टर। शेख अब्दुल्ला को क्या प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं, कब, 5 मार्च 1948 को। ऑल दो इनसे पहले भी आप देखेंगे क्या होते हैं, एक प्राइम मिनिस्टर होते हैं, लेकिन बाद में इनको बनाया जाता है। सब्सिक्वेंटली जो महाराज है अपना पद छोड़ देते हैं और किसको देते हैं, युवराज करण सिंह को देते हैं। किसको देते हैं, करण सिंह, अब तुम संभालो यहां से। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ पर, जो इंटर्म पॉपुलर गवर्नमेंट थी शेख अब्दुल्ला कब बनी, तो आप बोलेंगे 5 मार्च 1948 को यहाँ पे बनी थी। ठीक है, आगे चलते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। अब होता क्या है यहाँ पे, जो शेख अब्दुल्ला है, अब पार्टी ये तय हुआ था कि शेख अब्दुल्ला हेल्प करेंगे, लेकिन शेख अब्दुल्ला थोड़ा सा मतलब ये होते हैं प्रो रेफरेंडम हो जाते हैं। हम कहते हैं कि भैया देखो अब तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सटेंशन साइन हो चुका है, तो एक काम करिए, आइए आराम से, क्या प्रॉब्लम आ रही है, इंडिया में मिलिए। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, जो जनता तय करेगी वो करेगी। तो यहाँ पर जो प्रो इंडियन अथॉरिटी होती है ना, वो क्या करती है, थोड़े टाइम बाद उनको जेल में डाल देती है। ठीक है, क्या करती है कि तुम जेल में रहो आराम से। ठीक है, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें होती है, वो होती है दिल्ली एग्रीमेंट साइन होता है। क्या होता है उससे पहले, दिल्ली एग्रीमेंट साइन होता है। यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो इलेक्ट होती है, और कब मीटिंग करती है वो, 31 अक्टूबर 1951 को। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। ऑल दो अगर आप बात करेंगे कि अब जम्मू एंड कश्मीर की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, अलग से जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। ये दिल्ली एग्रीमेंट आप देखो यहाँ पे साइन देखने को मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, दिल्ली एग्रीमेंट ये यहाँ पर बोलता है, किस किस बीच में होता है, ये 1952 के बीच अंदर होता है, किस किस बीच में, प्राइम मिनिस्टर एंड जम्मू एंड कश्मीर के बीच में होता है। और यहाँ पर ये बोला जाता है कि जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल पोजीशन दी जाएगी, किसमें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर स्पेशल प्रोविजन क्या दिया जाएगा, इनको दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे होता है, इन फरवरी 1954 द जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रेटिफाइड द एक्सेशन ऑफ द स्टेट टू द यूनियन ऑफ इंडिया। यहाँ पर क्या कर देती है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होती है वो रेटिफाई कर देती है, किसको, कि भैया हम काम मिल चुके हैं, अब इंडियन यूनियन के अंदर बन चुके थे। और प्रेसिडेंट क्या करता है यहाँ पर, कॉन्स्टिट्यूशनल एडर 1954 क्या करता है यहाँ पर, पास करता है अंडर आर्टिकल 370। अगर अंडर आर्टिकल 370 आपको पता नहीं है तो ये क्या है, टेम्पररी प्रोविजन है। ये क्या है, टेम्पररी प्रोविजन है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे। ठीक है, ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके पार्ट 21 में जोड़ा गया था। आप देखेंगे तो पार्ट 21 में जोड़ा गया था, एक टेम्पररी प्रोविजन है जिसको कभी भी हटाया जा सकता है। कौन हटाएगा, प्रेसिडेंट हटाएगा। अब कैसे हटाएगा वो बताएंगे आपको, टेंशन मत लीजिए, आर्टिकल 370 को। ठीक है, अब अगर बात करें जो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब डिसॉल्व हो गई थी, आप बोलेंगे 26 जनवरी 1957 को क्या हो गई थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी डिसॉल्व हो गई थी। और यहाँ पर स्टेट का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना, जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि यही तय हुआ था आर्टिकल 370 के अंदर कि जम्मू एंड कश्मीर का क्या होगा, खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ये तय हुआ था। तो वो क्या आता है यहाँ पर, पावर में आता है, इन्फोर्स आता है टेक्निक। और इसके बाद में यहाँ पर आपको लेजिस्लेटिव असेंबली के क्या देखते हैं, इलेक्शंस देखने को मिलेंगे, जो भी हम डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लीजिए आप। ठीक है, तो ये दिल्ली एग्रीमेंट था। अब आर्टिकल 370 जो हुआ करता था, जो कि अब नहीं है, थोड़ा उसके बारे में डिटेलिंग पढ़ लेते हैं। यहाँ पर क्या होता है, कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस मिलता है अंडर आर्टिकल 370। ये बोला जाता है, अब देखो ये जो आर्टिकल 370 है, नेगोशिएट और ड्राफ्ट करने में बहुत ही रोल थे। यहाँ पे आप देखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू इसमें इन्वॉल्व थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसमें इन्वॉल्व थे, शेख अब्दुल्ला यहाँ पे नेगोशिएटर थे, बातचीत कर रहे थे। और यहाँ पे चीफ अगर बात करें ड्राफ्टर तो कौन थे यहाँ पे, NG मतलब एन गोपाल स्वामी अयंकार यहाँ पे कहते चीफ ड्राफ्टर थे। ठीक है ना, इन्होंने नेगोशिएट किया था, इसको ड्राफ्ट किया था, शेख अब्दुल्ला का भी यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट था। ठीक है, अब इसमें बोला गया कि जो आर्टिकल 370 है ना, ये तो पहली बात तो क्या है, टेम्पररी प्रोविजन है, इसको हटाया जाएगा। अब कैसे हटाएंगे तो ध्यान रखना, एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं, हटाएंगे कब, जब जम्मू एंड कश्मीर की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो एडवाइस करेगी। जब जम्मू एंड कश्मीर की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ये एडवाइस करेगी किसको, कि प्रेसिडेंट को, कि आर्टिकल 370 क्या कर दो, आप रिमूव कर दो। तो प्रेसिडेंट क्या करेगा, आर्टिकल 370 जो है वो क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। बस ये ध्यान रखना भी दिमाग में। अब नेक्स्ट चलते हैं, स्टेट का क्या होगा, खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ये बोला गया। ठीक है, अलग से क्या होगा, फ्लैग होगा, ये बोला गया। ये बोला गया कि सारे जो कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है सीधे अप्लाई नहीं होंगे, केवल आप देखेंगे वहां पे
चीज़ों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारा का सारा क्या रहेगा, ऑटोनोमस रहेगा। मतलब आप देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर जो लेजिस्लेटिव असेंबली होगी वो तय करेगी कौन कौन से को छोड़ के कुछ एक्सेप्ट रखे गए, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, फाइनेंस एंड कम्युनिकेशन, ये कौन संभालेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट संभालेगी। बाकी सब में क्या होगी, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑटोनोमस होगी, ठीक है। पार्लियामेंट कोई भी लॉ बनाएगा डायरेक्ट जम्मू एंड कश्मीर के अंदर अप्लाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब तक स्टेट एग्री नहीं कर ले। यहाँ पे ये बोला गया है, और ये बोला गया है कि नॉन जो कश्मीरी है इंडियंस वो प्रॉपर्टी बाय नहीं कर पाएंगे कहां पर, कश्मीर में, ठीक है। ये आर्टिकल 370 है। इसके साथ में आर्टिकल 35A भी जोड़ा गया। अब ये आर्टिकल 35A ये पावर देता था किसको, जम्मू एंड कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली को, कि भाई देखो कौन प्रॉपर्टी यहां पर बाय कर सकता है और कौन यहां का परमानेंट रेजिडेंट है। ये कौन करेगा था, आर्टिकल 35A के अंदर कौन करेगा, जम्मू एंड कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये रोका था कि यहां पर जम्मू एंड कश्मीर के जो प्रॉपर्टी है, यहां पर प्रॉपर्टी है बाहर के लोग नहीं खरीद सकते। दूसरा, यहां पर जो सर्विसेज होंगी केवल बाहर के लोग यहां पे दे नहीं सकते, केवल यहाँ जम्मू एंड कश्मीर के लोग ही यहां पर इन सर्विसेज का फायदा उठा सकते हैं। तीसरी चीज ये बोली गई यहां पर कि जो फीमेल है किसी आउटसाइडर से, मतलब किसी दूसरे स्टेट के आदमी से क्या कर लेगी, शादी कर लेगी, तो उसके प्रॉपर्टी के राइट चले जाएंगे, ऐसा बोला गया। लेकिन 2002 के अंदर जम्मू एंड कश्मीर की जो यहाँ पर जो हाईकोर्ट था उसने साफ मना कर दिया कि ऐसा नहीं होगा, उसके जो फीमेल है उसके राइट बने रहेंगे। बट जो आर्टिकल 370 है उसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। कब, 2019 के अंदर। अब आप कहेंगे सर ऐसे कैसे हटा दिया, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको कुछ समझना पड़ेगा। देखिए हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है ना, आप देखेंगे सेंट्रल में और स्टेट में ऑलमोस्ट सेम ही है। सेंट्रल में आप देखोगे तो क्या मिलती है आपको, पार्लियामेंट देखने को मिलती है, 2 हाउस होते हैं, उसके अंदर लोकसभा, राज्यसभा, और फिर कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है। स्टेट की अगर मैं बात करूं तो आपको लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों देखने को मिलेगी, या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली देखने को मिलेगी आपको। जैसे एग्जाम्पल मैं देता हूँ यहाँ पे, जैसे राजस्थान है, कहाँ पर, राजस्थान की बात करते हैं अपन। राजस्थान में अगर क्या है, कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने हैं तो राजस्थान की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो क्या करेगी, बिल पास करवाएगी, और किसको दे देगी, वो पास करवाए कहाँ भेजेगी, गवर्नर के पास भेजेगी, ठीक है। अगर गवर्नर उस बिल पे साइन कर देगा तो वो रूल बन जाएगा किसके लिए, राजस्थान के लिए। बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। और कुछ केस में गवर्नर ये बिल किसको पास कर सकता है, प्रेसिडेंट को पास कर सकता है, और जब प्रेसिडेंट इस पे साइन कर देगा, जिनको परमिशन दे देगा, तब वो रूल बन जाएगा। इस तरीके से चलता है कुछ, ठीक है। अब एक चीज ऐसी होती है जो आपने सुना होगा, आर्टिकल 356 के बारे में, इसको बोलते हैं प्रेसिडेंट रूल। क्या बोलते हैं इसको, प्रेसिडेंट रूल। अब ये क्या कहता है, जब स्टेट के अंदर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर फेल कर जाए, मतलब किसी पार्टी को क्या मिली यहां पर, मेजॉरिटी, ठीक है, बाद में 1 साल बाद उसके पार्टी के एमएलए छोड़ के चले गए, तो वहां पर क्या अब उस पार्टी के पास में इतनी मेजॉरिटी है कि गवर्नमेंट चला पाए, नहीं, तो वो क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर फेल कर गया। मैं एग्जांपल देता हूं, यहां पे मेजॉरिटी चाहिए हमें राजस्थान में 101, 200 है ना, तो कितने चाहिए, 101 चाहिए। तो आज क्या हुआ, यहां पर किसी पार्टी की गवर्नमेंट है, मान लीजिए ए पार्टी के हैं यहां पर गवर्नमेंट है, उनके पास में कितने, 112 यहां पर एमएलए है, तो आराम से वो बना लेंगे। लेकिन 1 साल बाद ये होता है कि यहां पर से जो आप देखेंगे 20 एमएलए छोड़ के यहां पे चल जाते हैं कि हमको आपके साथ में काम नहीं करना, हमें आप पसंद नहीं है, कुछ भी बोल देते हैं, नहीं है तो नहीं है, क्या करें। तो यहां पर आप देखेंगे तो कितने यहां पर एमएलए रह गए, टेक्निकली आप देखेंगे तो यहां पे 92 यहां पर रह गए। तो 92 से आप गवर्नमेंट चला सकते हैं, तो आंसर है नहीं। तो फिर क्या होगा, यहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर क्या हो चुका है आपका, फेल हो चुका है। तो यहां पर क्या लग जाएगा, अब आर्टिकल 356 मतलब प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा। यहां पे क्या लग जाएगा, यहां पे प्रेसिडेंट रूल। अब जब प्रेसिडेंट रूल यहां पर इंपोज हो जाएगा तो प्रेसिडेंट जो है गवर्नर की हेल्प से यहां पे राजस्थान के लिए क्या लेगा, डिसीजन लेगा, ठीक है। अब मान लीजिए प्रेसिडेंट को राजस्थान के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने हैं, कोई डिसीजन लेने हैं, तो किसकी हेल्प लेगा, गवर्नर की। तो यहां पर यह लिखा गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि जब प्रेसिडेंट रूल इंपोज हो और प्रेसिडेंट को स्टेट के लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने हो, डिसीजन लेने हो, तो वो गवर्नर की एडवाइस क्या करेगा, मान लेगा। और गवर्नर की एडवाइस को ही क्या मान लेगा, वो लेजिस्लेटिव असेंबली की एडवाइस, और वो डिसीजन ले सकता है, रूल्स बना सकता है। ये याद ध्यान से समझ में आए, ठीक है। फिर से समझाता हूं यहां पे कि अगर हमें किसी भी स्टेट के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने हैं, बिल पास करवाने हैं, तो लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर क्या होंगे, बिल पास होंगे, फिर गवर्नर के पास जाएंगे, फिर गवर्नर उस पर साइन कर देगा, कुछ केस में प्रेसिडेंट को डाल देगा, प्रेसिडेंट उसको साइन करेगा। अब होता क्या है, अगर यहां पर क्या लग गया, आर्टिकल 356 मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर फेल कर गया, मतलब किसी पार्टी को या तो मेजोरिटी मिली ही नहीं, और मेजोरिटी मिली तो उसके एमएलए भाग गए,
ठीक है, अब उसके पास में इतनी मेजोरिटी नहीं कि गवर्नमेंट वो चला सके, तब उस केस में प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा। और तब जब प्रेसिडेंट रूल लग रहा होगा, प्रेसिडेंट को इस स्टेट के लिए डिसीजन लेने होंगे, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने होंगे, तो गवर्नर की हेल्प लेगा और गवर्नर की एडवाइस को ही क्या मान लेगा, लेजिस्लेटिव असेंबली की एडवाइस। ये होता है प्रेसिडेंट रूल के अंदर, ठीक है। अब दूसरा एक और आर्टिकल है, सुना होगा आपने, आर्टिकल 365। इसमें भी क्या लगता है, प्रेसिडेंट रूल। लेकिन कब लगता है आर्टिकल 365 में प्रेसिडेंट रूल? तब लगता है जब स्टेट गवर्नमेंट है सेंटर के इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं कर रही हो, ठीक है, सेंटर की बात नहीं मान रही हो, तब क्या लगता है आर्टिकल 365, और उसमें भी आप कह सकते हैं प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं। जबकि भले से गवर्नमेंट जो वहां पे हो वो मेजोरिटी में हो तो भी आप इंपोज कर सकते हैं। ये क्यों किया गया है, ताकि जो हमारी यहाँ पर एक पूरी की पूरी इंडिया की जो क्या है अपनी एकता है उसको बनाए रखें यहाँ पे, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि हर स्टेट बगावत पे आ जाए और अलग होने की बात करे, ठीक है। तो उनको एक साथ बांधे रखने के लिए आर्टिकल 365 बोलता है कि भले इससे सरकार क्या हो, मेजोरिटी में हो, लेकिन वो सेंटर के इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करे, क्योंकि सबको एक रखना, एकजुट रखना, कंबाइंड रखना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ध्यान रखिएगा। तभी भी आर्टिकल 365 लग सकता है, कोई दिक्कत प्रेसिडेंट रूल में, ठीक है। अब ये पूरा फिनोमिना होता है। अब यहां पर जम्मू एंड कश्मीर में क्या बात हुई थी, जम्मू एंड कश्मीर में क्या कहा था, मैंने बताया था आपको, याद रखना। ये बोला गया था जम्मू एंड कश्मीर में आर्टिकल 370 कैसे हटेगा, तो ये बोला गया था कि ये जम्मू एंड कश्मीर की क्या है, असेंबली है, ठीक है। और यहां की जो कांस्टेंट असेंबली है ये एडवाइस करेगी किसको, प्रेसिडेंट को, कि क्या करो आर्टिकल 370 हटा दो। तो क्या होगा, जम्मू एंड कश्मीर की आर्टिकल 370 हटा देगा। बट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो डिसॉल्व होगी, तो ये बोला गया कि जो वहां की लेजिस्लेटिव असेंबली है ना, वही टेक्निकली क्या है, वहां की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और यही अगर एडवाइस करेगी किसको, प्रेसिडेंट को, कि आर्टिकल 370 हटा दो, तो प्रेसिडेंट क्या करेगा, आर्टिकल 370 हटा देगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 2019 के अंदर क्या हो रखा था, वहां पे प्रेसिडेंट रूल इंपोज था। क्योंकि आप देखेंगे 2016 से लेके 2018 तक जो आप देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर पीडीपी एंड बीजेपी ने क्या कर रखा था, अलायंस से पार्टी, मतलब अलायंस से गवर्नमेंट चला रखी थी, ठीक है। और किसको बनाया था, महबूबा मुफ्ती को क्या बनाया था, सीएम बनाया था, आपको पता होना चाहिए। और ये क्या थी, फर्स्ट फीमेल सीएम थी, फर्स्ट फीमेल सीएम ऑफ जेएनके। तो आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन पूछ सकता है, इनका टर्म भी पूछ सकता है आपसे। तो आप बोलेंगे 16 से लेके 18 तक, ठीक है, क्या बोलेंगे 16 से लेके 18 तक। अब हम आगे बात चलते हैं यहाँ पे। तो होता क्या है यहाँ पे, अब इनके बीच में क्या, 18 के अंदर क्या होती है, इनके बीच में बीजेपी के बीच में और पीडीपी के बीच में अनबन हो जाती है और ये अलग अलग हो जाते हैं। और यहाँ पे क्या लगता है, प्रेसिडेंट रूल। अब जम्मू एंड कश्मीर में क्या लग चुका है, प्रेसिडेंट रूल, मतलब आर्टिकल 356। बीच में यहाँ पर कौन आ चुका है, गवर्नर, समझना। अब यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, प्रेसिडेंट उस टाइम कौन थे, रामनाथ कोविंद। और अगर गवर्नर की बात करूंगा तो कौन है, सत्यपाल मलिक। ध्यान रखना यहाँ पे कौन थे, सत्यपाल मलिक, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है, प्रेसिडेंट जो है अब गवर्नर से पूछता है आर्टिकल 370 हटा दूं क्या, क्योंकि प्रेसिडेंट को जम्मू एंड कश्मीर के लिए क्या लेने हैं, डिसीजंस लेने हैं। क्योंकि क्या लगा हुआ है, आर्टिकल अभी क्या लगा हुआ है, 356 लगा हुआ है। मैंने बताया था जब आर्टिकल 356 किसमें इंपोज हो, किसी स्टेट के अंदर क्या हो, किसी स्टेट में आर्टिकल 356 क्या हो, इंपोज हो, तब प्रेसिडेंट उस स्टेट के लिए कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएगा, डिसीजन लेगा, तो किससे पूछेगा, गवर्नर से। और गवर्नर की एडवाइस को ही क्या मान लेगा, वहां की लेजिस्लेटिव असेंबली की एडवाइस, और वो कर सकता है ऐसा। ये सब लिखा हुआ है। तो यहां पर आर्टिकल 356 के अंदर प्रेसिडेंट पूछता है गवर्नर से, आर्टिकल 370 हटा दूं क्या। रामनाथ कोविंद जी कहते हैं किससे, सत्यपाल मलिक जी से, कि भाई हटा दूं क्या। तो गवर्नर कहता है हटा दो। अब आप खुद समझिए, यहां पे गवर्नर की एडवाइस को ही क्या मान लिया गया, लेजिस्लेटिव असेंबली की एडवाइस, जो कि वहां की क्या थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और आर्टिकल 370 हट जाता है। एक नया कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर पास होता है 1954 को, जो है उसको सुपरसीड करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर जो है वो पास होता है नया, एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर 2019। अब क्या होता है यहाँ पे, प्रेसिडेंट क्या करता है, उसको जारी करता है। और जो जम्मू एंड कश्मीर जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर 1954 है, उसको खत्म कर देता है एक नया कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर जारी करके, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है, आर्टिकल 370 को हटाया जाता है। तो यहां पे ये बोला गया है, ऑन अगस्त 5, 2019 ऑनरेबल मिनिस्टर अमित शाह अनाउंस इन राज्यसभा अपर हाउस
of the Indian Parliament that the President of India had issued the constitutional application to Jammu and Kashmir Order 2019 under Article 370 superseding the constitutional application to Jammu and Kashmir Order 1954। और यहाँ पर ये बोलते हैं कि जो जम्मू एंड कश्मीर का अलग से जो कॉन्स्टिट्यूशन था ना, अब से नहीं है। अब जितने भी जो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है इंडिया का है, वो सीधा सीधा क्या होगा वहाँ पर इम्पोज होगा। ये साफ बोला जाता है। और ये बोला, देखो यहाँ पर द प्रेसिडेंट इशूड द ऑर्डर विद द concurrence of government of state of Jammu and Kashmir which means the governor appointed by the union government, क्योंकि वहां पर क्या चल रहा था, प्रेसिडेंट रूल चल रहा था। तो इस तरीके से क्या होता है, यहाँ पे आर्टिकल 370 को हटाया जाता है। अब होता क्या है, इसके खिलाफ क्या होता है, पेटिशन दायर होती है, 23 अलग अलग जगह पेटिशन होती है यहाँ पे। अब वहां पर सुप्रीम कोर्ट भी अपना एक डिसीजन देता है। वो कहता है कि नहीं, जो काम हुआ है, जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग हुआ है। और 11 दिसंबर 2023 को जो 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है वो कह देती है कि नहीं, आर्टिकल 370 को जो हटाया गया है वो एकदम कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हटाया गया है। वो एक टेम्परेरी प्रोविजन था और उसको हटाने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं किया गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल उसमें कुछ भी नहीं है। तो ये भी पूछ सकता है कब बोला, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये तो आर्टिकल 370 हो गया। अब जो है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया जाता है। ठीक है, जो जम्मू एंड कश्मीर था अब उसको 2 पार्ट पे तोड़ दिया जाता है कि स्टेट है उसको यूटी बना दिया जाता है। 2 यूटी बना दिया जाता है उसका। एक तो यूटी है जम्मू एंड कश्मीर यूटी, एक होता है लद्दाख यूटी। क्या होता है, एक लद्दाख यूटी। जम्मू एंड कश्मीर जो यूटी है उसके अंदर क्या होगी, लेजिस्लेटिव असेंबली होगी। लद्दाख यूटी में कोई भी लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होगी। ध्यान रखना, यहां पर यह बोला गया था अकॉर्डिंग टू जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन 2019 2 यूनियन टेरिटरीज जम्मू एंड कश्मीर इन द वेस्ट एंड लद्दाख इन द ईस्ट वर एस्टैब्लिश्ड। अब यहां पर यही एक जो यूटी से कब एग्जिस्टेंस में आती है, तो आप बोलेंगे 31 अक्टूबर 2019, जो कि क्या है, हमारा नेशनल यूनिटी डे है। यहां पर क्या होगा, आई थिंक आपको पता होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान में जो यहाँ पे हैं, तो 31 अक्टूबर हैप्पी बर्थडे है। तो उस तरीके हम क्या करते हैं, नेशनल यूनिटी डे क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, आयरन मैन ऑफ इंडिया भी इनको बोला जाता है। अब यहाँ पे बोला गया जो यूटी है जम्मू एंड कश्मीर, वहां पर तो क्या होगा, एक लेजिस्लेटिव असेंबली होगी। लेकिन अगर बात करें लद्दाख की तो वहां पर कोई भी लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होगी। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा कि जो कॉम्पोजिशन है लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का, ठीक है ना, कि पहले क्या था, मतलब बिफोर अगर बात करें जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 पास हुआ, उससे डीलिमिटेशन हुआ उनका, उससे पहले क्या था और अब क्या है, दोनों पढ़ेंगे। देखो मैं आपको डीलिमिटेशन भी पढ़ाऊंगा यहाँ पे, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनिशियली अगर बात करें जम्मू एंड कश्मीर में कितने थे, 100 मेंबर थे। कितने थे यहाँ पे, 100 मेंबर थे। फिर बाद में यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर अमेंडमेंट किया गया और वहां पर कितना किया गया, 111 मेंबर किए गए। ठीक है, और इन 111 मेंबर में से ये बोला गया कि जो 24 मेंबर्स हैं ये किसके हैं, रिजर्व रख रखे हमने पीओके के लिए, क्योंकि वो लैंड हमारे पास में नहीं है ना। लेकिन जब आ जाएगी तो हमें क्या कराने पड़ेंगे, वहां पर इलेक्शन कंडक्ट करवाने पड़ेंगे। तो हम रिजर्व रख के चल रहे हैं कि जब हमारे पास आएगी, कुछ दिन की बात आ जाएगी, उसके बाद में हम क्या करवाएंगे, वहां पे इलेक्शंस करवाएंगे। ठीक है, ये बोला गया था क्योंकि 1947 से वो एरिया पाकिस्तान ने कब्जा हुआ है इलीगली। ठीक है, तो आप देखेंगे अब हमारे पास में इलेक्शंस पहले कितने में होते थे, 87 सीट्स पे होते थे। और 87 सीट्स पे भी कश्मीर वैली के अंदर हम बात करें यहाँ पर तो कितनी सीट थी, अकेले 46 सीट थी। और अगर जम्मू की बात करें तो कितनी 37 सीट्स थी, और लद्दाख की बात करें तो कितनी 6 सीट थी। तो आप देखिए जो कश्मीर वैली है कितनी भारी पड़ती है, क्योंकि अगर आप देखेंगे मेजॉरिटी तो इसका हाफ +1 कर लो तो टेक्निकली अगर आप देखेंगे तो कितना हो गया, 44, मतलब 45 मान लीजिए अगर मोटा मोटा। तो यहाँ पे देखिए कश्मीर वैली में अकेले में कितनी है, 46, मतलब जहाँ एक तरफ झूल गए वहाँ पे गवर्नमेंट बन गई। यही तो होना चाहिए। ठीक है, तो ये पहले सिनेरियो था, लेकिन अब क्या है, सिनेरियो चेंज हो चुका है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक डीलिमिटेशन पढ़ाना चाहूँगा, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चों को पता हो, कुछ बच्चों को पता नहीं हो। देखो डीलिमिटेशन क्या है, समझिएगा। डीलिमिटेशन का मतलब क्या है कि process of fixing limits or boundaries of territorial constituencies in state that has a legislative body। ठीक है, अब खास बात क्या है समझिए, डीलिमिटेशन का मतलब क्या है कि देखो हर बार क्या होता है कि जो एरियाज है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो एरियाज है उनको डिसाइड किया जाता है आफ्टर एवरी सेंसस, ऐसा कहा गया था। क्योंकि देखो क्या है, जैसे एग्जांपल दूं मैं, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, ये हमारा क्या है, पूरा राजस्थान है। तो आप देखेंगे यहाँ पर हाइपोथेटिकल मान लीजिए 25 लाख क्या है पॉपुलेशन है, 25 लाख पॉपुलेशन है, और हमने बोल रखा है कि 1 लाख पर क्या होगा, एक रिप्रेजेंटेटिव। तो हमने बोला कि यहाँ पे 25 क्या है, एमपीज की सीट है, मतलब लोकसभा की सीट है। ऑल्दो 25 ही सीट है, वो अलग बात है। ठीक है, अभी हाइपोथेटिकल स्पीकिंग मान रहा है कि 25 लाख, 1 लाख पे एक क्या होगा अपना रिप्रेजेंटेटिव, और यहाँ पर कितनी है, 25 लोकसभा की सीट है। और मैंने इनको 25 एरिया में तोड़ दिया, ए एरिया, बी एरिया, इस तरीके से 25 एरिया में तोड़ दिया। और हर साल मतलब हर जगह कहाँ पर है, यहाँ पर आप देखेंगे सी एरिया,
और यहाँ पे सब में जगह क्या एक एक ला के इस तरह से 25 मैंने इसको तोड़ दिया। अब क्या होता है यहाँ पर कुछ साल बाद डेफिनेटली जो पॉपुलेशन है वो चेंज होगी। मान लीजिए यहाँ पर क्या होता है बी में यहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ के बी एरिया में पॉपुलेशन बढ़ के यहाँ पे क्या आती है 3 लाख हो जाती है। कितनी आती है यहाँ पे 3 लाख होती है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है रिप्रेजेंटेशन अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन, कि पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ही क्या होना चाहिए रिप्रेजेंटेशन। मतलब अगर हमने 1 लाख पे 1 फिक्स किया है तो 3 लाख पे 1 नहीं होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं? तो 3 लाख पे कितने होंगे 3। तो यहां पर क्या होगा इसको तोड़ा जाएगा, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया को तोड़ा जाएगा कितने पार्ट में 3 पार्ट में 1 लाख 1 लाख एंड 1 लाख। तो आप देखेंगे यहाँ पे 2 सीट बढ़ जाएगी। तो यही क्या है यहाँ पर जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज को ही डिसाइड करना है क्या है डिलिमिटेशन, और जो करता है इसको क्या बोलते हैं डिलिमिटेशन कमीशन या बाउंड्री कमीशन बोलते हैं। ठीक है, बिल्कुल मैंने आपको लेमेन्स लैंग्वेज में समझाया। ठीक है, तो यहां पे ये बोला गया है डिलिमिटेशन इज अंडरटेकन बाय हाईली पावरफुल कमीशन, डिलिमिटेशन कमीशन या फिर बाउंड्री कमीशन। ठीक है, अब खास बात क्या है दीज बॉडीज आर सो पावरफुल दैट इट ऑर्डर्स हैव द फोर्सेज ऑफ लॉ एंड दैट कैन नॉट बी चैलेंज बिफोर एनी कोर्ट। मतलब इनके जो ऑर्डर होंगे एक कानून की तरह क्या होंगे लागू होंगे और आप किसी भी कोर्ट के अंदर इनको चैलेंज नहीं कर सकते, ऐसा बोला गया है। ठीक है, अब हम बात करें कि डिलिमिटेशन कमीशन बनता कैसे है, कौन बनता है। तो यहां पे पता होना चाहिए आपको अकॉर्डिंग टू द डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट 2002 ये बोला गया है कि डिलिमिटेशन कमीशन के अंदर 3 मेंबर्स होंगे, सर्विंग और रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो सकता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर नॉमिनेटेड बाय सीईसी मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो हो सकता है, और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर क्या होगा एज ए एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑटोमेटिकली बन जाएगा। जो स्टेट का इलेक्शन कमिश्नर होगा इलेक्शन कमिश्नर होगा वो ऑटोमेटिकली मेंबर बन जाएगा किसका डिलिमिटेशन कमीशन का मेंबर बन जाएगा। अब हम बात करते हैं अपॉइंट कौन करता, तो आप बोलेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और एक किसके साथ मिलकर काम करते हैं तो आप बोलेंगे साहब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और अगर बात करें कि जो फर्स्ट डिलिमिटेशन एक्सरसाइज थी वो किसने कैरिड आउट की, तो आप बोलेंगे फर्स्ट डिलिमिटेशन एक्सरसाइज वाज कैरिड आउट बाय द प्रेसिडेंट विद हेल्प ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। कब 1952-51। देखिए समझिए अब इलेक्शन कंडक्ट करवाने के लिए पहली बार तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनानी पड़ेगी ना भाई। एक्ट कब पास होगा जब आपकी लोकसभा राज्यसभा बनेगी, तो बनी नहीं थी। आप देखेंगे वो तो लोकसभा तो आप 52 में देखे थे, समझ में आया कि नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या हुआ था 1950 से लेकर 51 तक पहले कॉन्स्टिट्यूएंसीज एरियाज बनाए गए थे। अब ये जो एक्सरसाइज है किसने कंडक्ट की थी, प्रेसिडेंट ने खुद ने विद हेल्प ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, ताकि जो लोकसभा के मेंबर हैं वो इलेक्ट हो सके, तभी तो वो डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट पास करेंगे। समझ में आया कि नहीं है यहाँ पे। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि फर्स्ट डिलिमिटेशन एक्सरसाइज किसने की थी, आप बोलेंगे प्रेसिडेंट ने। कब 1950 से 51 के अंदर। ठीक है, अब डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट कब एक्ट पास हुआ था, सबसे बाद आप तो बोलेंगे 1952 के अंदर, जब क्या हो गया था लोकसभा के इलेक्शंस हो गए थे, लोकसभा आ गई थी, तभी तो होगा बिल पास। कब होगा बिल पास। ठीक है, आगे चलते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की अगर हम बात करें किसके अगर रिलेटेड टू डी कमीशन, तो आप देखेंगे आर्टिकल 82 बोलता है कि पार्लियामेंट इनेक्ट करेगी डिलिमिटेशन आफ्टर एवरी सेंसस। मतलब जो हमारे सेंसस है वो हर 10 साल में होते हैं। ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे बोला गया है कि आर्टिकल 170 के अंदर ये बोला गया है स्टेट ऑल्सो गेट डिवाइडेड इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज एज पर डिलिमिटेशन एक्ट आफ्टर एवरी सेंसस। स्टेट को भी क्या करेंगे डिवाइडेड होंगे। और ये बोला गया है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया mandate that the allocation of seats in Lok Sabha should be based on population of each state। मैंने बोला था आपको कि रिप्रेजेंटेशन अकॉर्डिंग टू तो क्या है पॉपुलेशन है, तो मतलब हर वोट का एक इक्वल क्या होना चाहिए वेटेज होना चाहिए। ठीक है ना। अब बात करेंगे द ऑर्डर्स ऑफ द डिलिमिटेशन कमीशन केम इनटू फोर्स ऑन द डेट टू बी स्पेसिफाइड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया ऑन इन दिस बिहाफ। मतलब जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस ऑर्डर पर साइन कर देंगे तब से क्या हो जाएगा वो ऑर्डर इंपोज हो जाएगा। और लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर ये पावर नहीं है कि वो क्या कर सके उनके डिसीजंस को चेंज कर सके। ऐसा नहीं कि मतलब मान लीजिए किसी स्टेट में बोला कि यहाँ पे 60 सीट होंगी, तो ये नहीं कि वो कहे कि 60 कैसे कर दे 80 करो, ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। बस उसको देख लो हाँ और साइन करके आराम से पास हो जाएगी, बस खत्म, कुछ नहीं कर सकते चेंजेस उसके अंदर। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे अब आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अब तक शायद डिलिमिटेशन जो है काफी बार क्या हो गया होगा एक्ट पास हो गया होगा, क्योंकि आपने बोला सर कि हर 10 साल में, तो आफ्टर इंडिपेंडेंस जो सेंसस हुआ था 1951 में हुआ था, तो 51 के बाद हुआ होगा, 61 के बाद हुआ होगा, 71 के बाद हुआ होगा, 81 के बाद हुआ होगा, 91 के बाद में 2001, 11 एंड 21 डिले हो गया, तो कम से कम क्या 7 बार तो हो ही गया होगा। ऐसा नहीं है। ठीक है, केवल 4 बार पास हुआ है। कितनी बार हुआ है, केवल
4 बार। तो डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट 1952 में पास हुआ और डीलिमिटेशन कमीशन कब फॉर्म हुआ? 1952 में, सेम ईयर। लेकिन जब दूसरी बार आप देखेंगे तो डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट कब पास हुआ? यहां पे 62 में। और कमीशन को कब फॉर्म किया गया? यहां पर अगर बात करें कमीशन को 63 में। देखो ये जो एक्ट है ना, कौन से सेंसस के, जो यहां पर 52 है, यहां पर कौन से सेंसस के ऊपर बेस होगा? 1951 के सेंसस पे। 62 कौन से सेंसस पे? यहां पर 1961 के सेंसस पे। यहां पे सेंसस आ जाएगा, मैंने बताया था ना, आफ्टर एवरी सेंसस पास होता है। और डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट 72 कौन से सेंसस पे होगा? बेस 1971। और कब बना ये? 73 में बना कमीशन, ठीक है। और डीलिमिटेशन एक्सरसाइज कब कंप्लीट हुई इसकी? आप देखेंगे 1976 में क्या हुई थी? कंप्लीट हुई थी, ठीक है। और अगर हम बात करें किसकी, डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट 2002 की, तो किस पे सेंसस पे बना था ये? 2001 के सेंसस पे। कमीशन कब बना? 2002 में। तो ध्यान रखना क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे कि फर्स्ट डीलिमिटेशन कमीशन कब बना, सेकंड डीलिमिटेशन कमीशन कब बना, थर्ड कब बना, फोर्थ कब बना, तो उसके आंसर अलग अलग होंगे। कौन से सेंसस के ऊपर बेस है ये भी पता होना चाहिए आपको। मेरी बात समझे नहीं समझे? यहाँ पे चलते हैं। अब होता क्या है यहाँ पे समझिए। तो आप कहेंगे सर फिर ये समझ में नहीं आया कि अब 4 बार हुआ, ऐसा क्यों किया गया? देखो क्या हुआ, 1971 के सेंसस पे जो लास्ट क्या हुआ था, डीलिमिटेशन एक्सरसाइज हुई थी। अब उसके बाद देखा गया कि जो पॉपुलेशन बर्स्ट है बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा क्या हुआ, लोग पैदा हो गए, मतलब जहाँ पे क्या पॉपुलेशन जो बर्स्ट हो गया, मतलब बर्थ जो है हमारी बर्थ रेट है वो बहुत ज़्यादा हो गई थी। आप देखेंगे जो 60-70s क्या अराउंड जो पैदा हुए हैं वो 4 भाई 5 बहन, 5 भाई 4 बहन, इस तरह से चलते कार्यक्रम, ठीक है, 3 भाई 2 बहन, इस तरह से चलते हैं। तो यहाँ पर बोला गया कि देखो क्या क्या करो, ये एक काम करते हैं यहाँ पर कि आप फैमिली प्लानिंग करो, मतलब क्या करो, बच्चे कम पैदा करो। आप पॉलिटिशियंस ये क्यों करेंगे कि बच्चों को, वो क्यों बोलेंगे अपनी जनता को कि भाई बच्चे क्या करो, कम पैदा करो? क्यों? अगर आप कम पैदा करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है? रिप्रेजेंटेशन अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन। मतलब ज्यादा पॉपुलेशन होगी तो क्या होगी आपके पास में? ज्यादा रिप्रेजेंटेशन आएगा, कॉन्स्टिट्यूएंसीज एरिया क्या होंगे? ज्यादा होंगे। तो वो क्यों करेंगे? तो यहां पर ये बोला गया कि देखो हम 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 ला रहे हैं और हम ये बोल रहे हैं कि जो सीट्स हैं, ठीक है, 1971 के सेंसस के ऊपर बेस है, जो डीलिमिटेशन कंप्लीट हुआ है कब? 1976 में। जो सीट्स आ रही हैं उनको हम फ्रीज कर रहे हैं। कब के सेंसस तक? 2001 के सेंसस तक हमने क्या कर दिया? फ्रीज। मतलब हम उनको ना तो बढ़ाएंगे ना ही हम क्या करेंगे? घटाएंगे। अगर आपकी पॉपुलेशन ज्यादा हुई तो भी आपकी सीट नहीं बढ़ेगी। कब? 81 में, 1991 के अंदर। और अगर कम भी हो गई तो भी आपकी सीट कम नहीं होंगी। कब? 81 में, 1991 में। अब यहां पर क्या है, पॉलिटिशियंस को क्या मिल गया? एक मतलब वो मिल गया ना मोटिव कि भाई अगर जहां पर पहले 1 लाख लोग थे 1971 में, एक रिप्रेजेंटेटिव था, और 81 में वहां पे 3 लाख लोग हो गए, तो भी रिप्रेजेंटेटिव कितना रहने वाला है? एक। तो डेफिनेटली क्या करेंगे यहां पर? वो कहेंगे जनता को कि क्या करो, आप क्या करो, फैमिली प्लानिंग करो। तो इस वजह से फैमिली प्लानिंग वजह से यहाँ पर ये किया गया था। ऑल दो आप देखेंगे यहाँ पे साउथ के जो स्टेट्स थे उन्होंने काफी अच्छी फैमिली प्लानिंग की। नॉर्थ में आप देखेंगे यूपी जो बिहार है वो बहुत आगे निकल गए, उन्होंने कोई फैमिली प्लानिंग यहाँ पे नहीं की। तो उनका जो पॉपुलेशन है वो कंटिन्यूसली बढ़ती रही थी, ठीक है। द लास्ट डीलिमिटेशन एक्सरसाइज दैट चेंज द स्टेट वाइज कॉम्पोजिशन ऑफ द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स वाज कंप्लीटेड 1976 एंड डन ऑन द बेसिस ऑफ 1971। तो आपको जो ये पार्लियामेंट मतलब लोकसभा के अंदर जो ये सीट दिखती है ना 543, जो किसके ऊपर सेंसस के ऊपर बेस है? 1971 के सेंसस के ऊपर बेस क्या है? 1971 के सेंसस के ऊपर बेस है। This is done for the reason that the state family planning program would not affect the political representation in the Lok Sabha। मैं बता चुका हूं आपको। अब यहां पर क्या 2001 भी आ जाता है, ठीक है। अब 2001 में जो साउथ वाले होते हैं वो कहते हैं कि हमने तो फैमिली प्लानिंग कर ली, तो अब हमारा रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा? कम। और जो नॉर्थ वाले हैं जिसमें यूपी और बिहार, इन्होंने फैमिली प्लानिंग की ही नहीं, तो भैया इनका रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा? डेफिनेटली बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो अगेन क्या होता है यहाँ पर 84 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2001 क्या होता है यहाँ पे पास होता है, ठीक है। और कहता है कि अब हम वापस इसको फ्रीज कर रहे हैं, 1971 को फ्रीज कर रहे हैं। कब तक? 2021 के सेंसस पे। अब हम वहां पर करेंगे जब तक आप क्या करें? यूनिफॉर्म बर्थ रेट आ जाए पूरे कहां पर? इंडिया में। अब होता क्या है, 2021 वाला जो सेंसस है वो क्या हो जाता है? डिले हो जाता है बिकॉज ऑफ कोविड, ड्यू टू कोविड। और आप देखिए, देखो गवर्नमेंट कैसी अच्छी प्लानिंग करती है। मतलब अगर देखो कोविड नहीं आ रहा होता तो हमारे नया पार्लियामेंट बना था। नया पार्लियामेंट उस टाइम पर ही क्यों स्टार्ट किया गया था? क्योंकि 2021 के अंदर क्या होने वाले थे? सेंसस होने वाले थे, और 2026 तक क्या हो जाता? डिलिमिटेशन हो जाता। तो वहां पर आप देखिए जो एमपीज है उनका नंबर बढ़ता,
जो 543 थोड़ी रहते, ये डेफिनेटली अराउंड आप देखेंगे 750 650 टू 750 के अराउंड होंगे। मोटा मोटा आइडिया है यहाँ पर कि जब नंबर बढ़ेगा ना 2021 के सेंसस के ऊपर, जब भी क्या होगा डिलिमिटेशन होगा, तो कम से कम जो नंबर है वो 650 टू 750 के बीच में आएगा, ऐसा बोला गया है, ठीक है ना। तो कहाँ बिठाते आप, पुराने पार्लियामेंट में तो जगह ही नहीं थी, तो गवर्नमेंट ने एकदम पूरा प्रॉपर तरीके से प्लानिंग की थी। बट क्या हुआ, कोविड आ गया, फिर उसके बाद में बहुत दिक्कतें हो गई। तो ये क्या है, डिलिमिटेशन है, तो आपको बस यहाँ पे ध्यान रखना है कि कब कब क्या हुआ, उसको फ्रीज किया गया। अभी फ्रीज था कब, 2021 के सेंसस पे, अब जो सेंसस है उसको ही डिले कर दिया गया है, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली जो सेंसस है वो 2026 तक होगी, ठीक है ना। तो अब डिलिमिटेशन भी जो है उसके बाद में होगा, ठीक है। चलिए, अब ये मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट है यहाँ पे, हाँ, अब हम वापस आता है जम्मू एंड कश्मीर पे, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, यहाँ पर क्या हो गया है, यहाँ पे सबसे पहले अब यहाँ पे दिक्कत ये होगी कि जब यहाँ पर यूटीज बना दी, अब देखो पार्लियामेंट के पास में ये पावर है, पार्लियामेंट के पास में क्या पावर है कि वो किसी भी स्टेट को तोड़ के, यूटी को तोड़ के, जोड़ के आराम से कुछ भी कर सकती है, और उसके लिए किसी भी प्रकार के कुछ भी उनको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट एक ऑर्डिनरी एक्ट लाना होगा। बट अगर इंडिया को, मतलब अगर आप देखेंगे इंडिया की कोई टेरिटरी है, पार्लियामेंट किसी दूसरी कंट्री को देना चाहे, फॉरेन कंट्री को देना चाहे, तब क्या लाना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट एक्ट लाना पड़ेगा, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाना पड़ेगा। जैसे आप एग्जांपल देंगे, 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2015 आया था, जब हमने बांग्लादेश के कुछ एरियाज, मतलब बांग्लादेश के एरियाज कुछ लिए थे, और हमारे एरियाज, मतलब जो हमारे पास में थे बांग्लादेश के कुछ एरियाज, उनको दिए थे, तब हमने एक अमेंडमेंट एक्ट लेकर आए थे, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर अमेंडमेंट एक्ट रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑर्डिनरी एक्ट से काम चल जाएगा। अब यहाँ पर डिलिमिटेशन किया गया किसका, जम्मू एंड कश्मीर का। तो क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि डिलिमिटेशन कमीशन के अंदर कौन कौन था, तो आप बोलेंगे रजना प्रकाश देसाई, जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की क्या थी, रिटायर्ड जज थी, ठीक है, इंक्लूडिंग सीईसी सुशील चंद्रा, ये सीईसी थे, और चीफ इलेक्शन का सॉरी स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, के शर्मा थे, एक्स ऑफिशियल मेंबर थे। ऑल दो एक पेटिशन डाली गई थी जो 2 कश्मीर रेजिडेंट से, उन्होंने कौन कौन, हाजी अब्दुल गनी खान, मोहम्मद अयूब मत्तो, इन्होंने कहा कि देखो भाई 1971 के ऊपर क्या हो रखे हैं, फ्रीज हो रखे हैं। आपने बताया ना यहाँ पे 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 आया था, उसमें बोला था कि 1971 के सेंसस के ऊपर क्या है, हमने फ्रीज कर रखे हैं 2001 तक, और फिर बाद में वापस उसको फ्रीज किया गया, एक्सटेंड किया गया कब तक, 2021 तक। तो उन्होंने बोला कि आप डिलिमिटेशन कैसे कर सकते हो, पहली बात तो, और अगर करना भी है तो देखो यहाँ पर जो डिलिमिटेशन हुआ है ना जम्मू एंड कश्मीर का, याद रखना 2011 के सेंसस पे हुआ है। जम्मू एंड कश्मीर का जो अभी डिलिमिटेशन हुआ है 2011 के सेंसस के ऊपर हुआ है, दिमाग में बिठा लेना यहाँ पे, ठीक है ना। तो इन्होंने बोला कि 11 पे तो मत करो, 2001 पे कर लो, वरना आप वेट करो कि जब 2026 के बाद में क्या सिचुएशन होगी। ऑल दो सुप्रीम कोर्ट ने सब कुछ इसको रिजेक्ट कर दिया, बोला कि नहीं, कि भाई पार्लियामेंट के पास में आर्टिकल 3-4 के अंदर पावर है कि वो क्या कर सकते हैं, नई कॉन्स्टिट्यूंसी बना सकती है, मतलब नई अगर देखेंगे तो वो यूटीज बना सकती है, स्टेट बना सकती है, तो उसके लिए तो डिलिमिटेशन करना ही करना पड़ेगा। और इसको पूरा नकार दिया और बिल्कुल एकदम सही ठहराया कि जो डिलिमिटेशन हुआ है किसमें, जम्मू एंड कश्मीर में, वो एकदम सही तरीके से हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो ध्यान रखना है यहाँ पे। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो जम्मू एंड कश्मीर में डिलिमिटेशन हुआ है किस सेंसस के ऊपर बेस है, तो आप बोलेंगे 2011 के सेंसस पे। अब आफ्टर डिलिमिटेशन क्या सिनेरियो देखते हैं। देखो आफ्टर डिलिमिटेशन आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको जम्मू एंड कश्मीर का मैप देखने को मिलेगा, ठीक है। ये यहाँ पर जो आपको येलो कलर में दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है आपको, जम्मू एंड कश्मीर है, ये क्या है आपका जम्मू एंड कश्मीर। और अगर आपको यहाँ पर जो ब्लू कलर के अंदर दिखना है, ठीक है ना, आसमानी ब्लू जो भी है, ठीक है ना, ब्लू कलर ही है, तो ब्लू में आपको दिख रहा है ये क्या है, लद्दाख है। जम्मू एंड कश्मीर में क्या होगी, लेजिस्लेटिव असेंबली, लद्दाख में कोई भी लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होगी। अब यहाँ पर बोला गया कि जो अब सीट है जम्मू एंड कश्मीर वो कितनी है, 114 सीट्स। अब 114 में से ये बोला गया 24 तो किसके लिए रिजर्व है, पीओके के लिए रिजर्व है। देखो क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, कोई बड़ी बात नहीं है, किसके लिए रिजर्व है यहाँ पे, पीओके के लिए यहाँ पे रिजर्व है। अब कितनी बच्चे आपके 90 में से 43 सीट्स कहां से आ रही है, जम्मू डिवीजन से, और 47 सीट्स कहां से आ रही है, कश्मीर डिवीजन से। यहां पर ये बोला गया और इन्हीं के अंदर ये बोला गया कि भाई जम्मू एंड कश्मीर जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था उसमें अमेंडमेंट किया गया कब, 2023 में, और ये बोला गया कि इन 90 में से ही जो 7 सीट्स हैं वो किसके लिए होगी, एससी के लिए, जो 9 सीट है वो किसके लिए होगी, एसटी के लिए। तो क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे ये भी कि 90 सीट में से एससी के लिए कितनी है, एसटी के लिए कितनी है। और फिर यहां पर यह भी बोला गया था कब, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में ही बोला गया था कि अगर विमेंस का क्या है, जम्मू एंड कश्मीर की असेंबली में प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो यहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो यहां पर 2 जो फीमेल है उनको क्या कर सकता है, नॉमिनेट कर सकता है, नॉमिनेटेड बाय एलटी। कौन कर सकता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर इनको नॉमिनेट कर सकता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे यहां पे। अब नेक्स्ट यहां पे क्या हुआ है, और यहां पर अमेंडमेंट हुआ था किसमें, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन
एक्ट है उसके अंदर अमेंडमेंट किया था कब 2013 के अंदर, और ये बोला था कि यहां पर जो 2 रिप्रेजेंटेटिव है वो कश्मीरी माइग्रेंट भी होंगे जो 1989 के अंदर जो कश्मीर वैली उसको छोड़ के भाग गए थे जहां पे वायलेंस हुआ था, और उनमें से भी एक कौन होगी, फीमेल होगी। और एक और चीज यहां पे ऐड की गई कि एक मेंबर रिप्रेजेंट करेगा किसको, जो आप देखेंगे पीओके से माइग्रेट होकर यहां पे आया होगा। तो आप देखिए ये नॉमिनेटेड है सारे के सारे, 114 तो क्या है टोटल थी यहां पे, ठीक है। आप इसमें से देखेंगे, ठीक है, प्लस जो 2 सीट्स हैं वो किसकी थी, फीमेल की। अगर उनका रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं है कौन करेगा, एलटी। और ये बोला गया 2 कौन होंगे, कश्मीरी माइग्रेंट, उनमें से भी एक कौन होंगी, फीमेल होगी। और बोला गया कि एक कौन होगा यहां पर, पीओके से आया हुआ माइग्रेंट, ठीक है, कौन होगा, पीओके से हुआ आया माइग्रेंट होगा, ठीक है ना। तो टोटल नॉमिनेटेड सीट कितनी होगी यहां पे, 5। और अगर मैं बात करूं टोटल सीट्स नॉमिनेटेड प्लस जो यहां पे बोली गई है फिक्स की गई है इलेक्टेड, 24 तो इलेक्टेड नहीं है लेकिन कभी होगा तो आएगा, तो आप देखेंगे कितने की 119 हो जाएगी यहां पे, कितनी हो जाएगी 119। ऑल दो मेजॉरिटी जो डिसाइड होगी वो 90 में से ही होगी, ठीक है, क्योंकि इलेक्शंस तो उस पर ही हो रहे हैं। तो यहां पे ये बोला है सो टोटल सीट्स आर 114, यहां पे मेजॉरिटी 90 में से आएगी, टेंशन मत लीजिए आप, 24 में से इलेक्शन नहीं हो रहा है ना इसलिए। और 5 क्या है नॉमिनेटेड, नॉमिनेटेड 5 कैसे हैं वो मैं आपको क्लियर कर दिया है यहां पे। और जो फर्स्ट आप देखेंगे असेंबली इलेक्शंस हैं जम्मू एंड कश्मीर के, वो कब होंगे, 18 सितंबर, 25 सितंबर, अक्टूबर 1। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चंस पूछे कि भाई जो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो लास्ट इलेक्शन हुए थे वो कब हुए थे, तो आप बोलेंगे सब लास्ट इलेक्शन हुए थे 2014 में हुए थे। कहां पे लास्ट इलेक्शन हुए थे, 2014 में हुए थे, ध्यान रखिएगा यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद में आप देखेंगे महबूबा मुफ्ती की गवर्नमेंट आपको देखने को मिलेगी, फिर वो अलग अलग केस है, ठीक है ना। चलिए ठीक है ना। तो अब उसके बाद में जब एलटी ये मतलब ये बन रहा है क्या, जब ये यूटी बन रहा है, क्या बन रहा है, जम्मू एंड कश्मीर में यूटी बन रहा है, उसके बाद में इलेक्शंस आपको अभी देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आफ्टर यूटी ये क्या है, पहले इलेक्शंस है। आई थिंक ये चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको, ठीक है। चलिए आई थिंक आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिली होगी। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द वीक में इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में। थैंक यू।